दूसरा क्वेश्चन लूंगा। संशय नहीं है, मैं श्योर हूं कि इस बार भी वैसा ही आएगा जैसा हमेशा आता है। चलिए ठीक है, मैं इस बार भी ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर पुरोहित साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दून यूनिवर्सिटी से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड, बजट होगा नहीं होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे दिलीप साहब से, लेकिन अब आते हैं एक एक पॉइंट पर। एग्रीकल्चर पर हम सर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार का ज्यादा फोकस होगा। क्या इस बार यह देखने को मिलेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से अहम रहा है, लेकिन उतना हम विस्तार उसका देखते नहीं हैं जो इस बार कहा जा रहा है कि देखने को मिलेगा। क्या वाकई आपको लगता है कि इस बार देखने को मिलेगा? कृषि तो देखिए हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है और पूरा जो देश का हमारा आर्थिक तंत्र है वो कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है। तो निश्चित रूप से कृषि को केंद्र में रख करके यदि हम योजनाओं का निर्माण करते हैं और इस बजट में कृषि सुधार को लेकर के, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना रहा है कि किसानों की आमदनी, किसानों की आय को दोगुनी करना, और उसके दृष्टिगत कई कदम पिछले बजट में भी उठाए गए। लेकिन समस्या और जो बड़ा प्रश्न है वो है हमारी खेती वैज्ञानिक तर्ज पर अभी भी विकसित नहीं हो पाई है, और इसलिए आवश्यकता है कि खेती के जो तरीके हैं, जो पारंपरिक तरीकों से हट करके वैज्ञानिक कृषि, वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करना होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो छोटे किसान हैं और जो मझले किसान हैं जिनकी जोत छोटी है, ऐसे किसानों को सेंटर में रख करके यदि नीतियां निर्धारित होंगी और बजट में उनके लिए प्रावधान किए जाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी सुधरेगी और कृषि के हालात भी सुधरेंगे। आज कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी जो दिक्कत है और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो किसान का बेटा है वो खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि कृषि एक लाभकारी क्रम नहीं रहा। कृषि का क्षेत्र में जो लागत है और जो लाभ है, यदि कॉस्ट और बेनिफिट के पैरामीटर पर आप खेती को आंकते हैं, और आप देखिए इस समय सब्जियों का सीजन है, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी उसकी कॉस्ट लगती है, कितना समय इंतजार करना पड़ता है, और मौसम की मार भी होती है, मानसूनी बारिश है। हमारे यहाँ अभी भी साइंटिफिक तरीके से इरिगेशन के पैटर्न गांव-गांव में विकसित नहीं हो पाए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे ये लगता है कि जो मनरेगा जैसा ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार की दृष्टिगत एक योजना आई है और बहुत काफी प्रभावी भी है कि हम छोटे किसानों को और मझले किसानों को मनरेगा के तहत कृषि कार्यों के साथ जोड़ेंगे। तो चूंकि जो खड़ंजे बिछाने थे, जो नालियां काटनी थी, वो काम काफी दशकों से हो रहे हैं, काफी दिनों से, जब से मनरेगा आया है। लेकिन जो जब खेत में हल जोतने का मुझे एज फार्मर जो उसमें सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, तो मैं और भी मनोयोग भाव से उसमें कार्य करूंगा। मुझे लगता है कि मनरेगा का दायरा यदि हम बढ़ाएंगे और कृषि कार्यों को इसमें सम्मिलित करेंगे, कृषि उत्पादकता, कृषि के पैटर्न और उसकी विपणन, किसानों के सामने सबसे बड़ी भंडारण और विपणन की बहुत बड़ी समस्या है। और आज भी देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत आप ये कह सकते हैं कि बड़े विकसित स्तर पर या बृहद स्तर पर नहीं है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और विशेष तौर पर कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करने, इरिगेशन से लेकर के हाइब्रिड और साइंटिफिक मॉडिफाइड सीड्स किसानों को कम दाम पर उपलब्ध कराने, और उसमें जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थानों के साथ यदि किसानों का आत्मसात होगा और किसानों के साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको कराई जाएंगी, तो मुझे लगता है कि खेती की दशा भी सुधरेगी और जो युवा है, जो नई पीढ़ी के हमारे ठीक है, मैं युवाओं पे भी आता हूं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। दिलीप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे अहम फोकस तो रहता है, लेकिन वो हमें हर साल देखने को नहीं मिलता, और कम योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है हमारी अर्थव्यवस्था में, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल उत्तर प्रदेश से भी जोड़कर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा देश, बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसमें अभी चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन इससे परे हट के हम बात करें बजट की, तो अभी हमने उत्तर प्रदेश को देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सेकंड पायदान पे आ गया, जो 12वें पायदान पर था। उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसमें सरकार ने जो पहले किया, क्या अब वही करने जा रही है, जिससे हम देखेंगे कि स्थितियां और बेहतर होगी? क्योंकि ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, जिस तरीके से मैं ईज ऑफ डूइंग का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। दिलीप साहब, दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको?
तो चलिए दिलीप जी का फोन कट गया है। सर आपसे यही सवाल लेना चाहूंगा डॉक्टर पुरोहित साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ जी जी जी, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल जो है कि बड़ा वाजिब है। और उत्तर प्रदेश में जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंकों में जो सुधार देखने को मिला, अब यदि देखते हैं तो पूरे देश में लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम इंप्रूव कर रहे हैं। जीडीपी भी हमारी काफी पिछले कई दशकों से इंप्रूवमेंट की ओर है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो यहाँ पर हमारी स्थिति बहुत आप कहें